पेज 328. What is definite information? What is definite information? अब्बू को आपके बारे में क्या पता चला कि अब्बू को थप्पड़ मारने पड़े? What is definite information? नंबर now what is definite information? मैंने कुछ नहीं किया. Definite information में देखें पहली चीज़ क्या आ रही है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. अगली चीज़ यानी कि आपने कोई चीज़ें सेल कर दी, लॉ वालों को नहीं बताया. आपने कोई चीज़ें परचेज कर दी, लॉ वालों को नहीं बताया. आगे लिखें क्या लिखा हुआ है जी, बोलें. रिसीट्स ऑफ टैक्स पेयर. टैक्स पेयर को कोई पैसे आ गए फ्रॉम सर्विसेज देने से. इसने लॉ मेकर को नहीं बताया, नहीं बताऊंगा. जो पेज 328. अदर रिसीट्स डेट मे बी चार्जेबल टू टैक्स. और कोई पैसे आ गए जिन पे टैक्स लगना था. एक्विजिशन खरीदना, पोजेशन रखना और डिस्पोजल बेचना. अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सलाम तो ले लें. खैरियत से आप? हाँ चला दें. ये ऑनलाइन वाले हजरात ने पूछा था कि कोई साथ नामी लड़का था, उसे कहें. नहीं, कल ऑनलाइन की वो जूम मीटिंग में रिक्वेस्ट आई थी, एक बच्चा बड़ा बोलता है, उसकी शक्ल दिखा दें. ठीक है मोहम्मद सजाद, ऑनलाइन वाले भाई दिखा दिया मैंने, आपकी फरमाइश पूरी कर. ओके, और कोई फरमाइश हो तो अगली मीटिंग में था. द एक्विजिशन खरीदना, पोजेशन रखना, डिस्पोजल बेचना ऑफ एनी मनी एसेट वैल्यूएबल आर्टिकल्स और इन्वेस्टमेंट्स. कोई चीज़ खरीद के बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीद के बेचना जो हुकूमत को ना बताना. और एनी अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन, या कोई भी आप एक्सपेंडिचर कर लें. तो ये आसान सी चीज़ थी. डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की 1-2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है. अच्छा जी, कल जो हमने पढ़ा है सारे को मैं रिवाइज करता हूँ. आपका ऑडिट शुरू हुआ और आपने अपने रिकॉर्ड्स दिखा दिए. कल हम सेल्स टैक्स के पेज नंबर 462 पे थे, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है. आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न बन गई एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर. आपका ऑडिट शुरू हुआ, आपने रिकॉर्ड दिखा दिए. जब आपने रिकॉर्ड दिखाए, यानी आपको घूरा गया तो आपने रिकॉर्ड दिखा दिए. जब आपने रिकॉर्ड दिखा दिए तो उसमें कमिश्नर ने गलतियां निकाली कि फाइन टू गवर्नमेंट आपने ऐड नहीं किया हुआ, ये नहीं किया हुआ. तो कमिश्नर ने आपको शो कॉज नोटिस भेजा, वर्किंग की. वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए. अगर आप कोई मुनासिब वजह ना बता पाए और आपने रिप्लाई ना किया तो कमिश्नर शो कॉज नोटिस इशू करने के 180 दिन में आपके घर क्या भेज देगा? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर. हाँ, कुछ दिन इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे. अगर टैक्स पेयर ही 60 दिनों के लिए कहीं गायब हो गया या आप किसी और कमेटी के पास अपना मसला हल करवाने चले गए तो वो दिन फिर इस 180 में काउंट नहीं किए जाएंगे. फिर कमिश्नर बाद में भी फैसला सुना सकता है. अब हमने पढ़ा यह था कि अगर आपने एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर आपको इशू हो गया है तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल के अंदर पहली दफा अमेंडमेंट हो सकती है. और अगर एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर के 5 साल के अंदर पहली दफा अमेंडमेंट हो गई है और अब आपने दूसरी दफा अमेंडमेंट करनी है तो फिर 5 years और 1 year विच एवर इज. और एक और चीज भी छोटी सी पड़ी थी, रिटर्न आपने जमा कराई, बाद में आपने ही रिवाइज रिटर्न जमा करवा दी तो वो भी क्या बन जाएगी? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर. और अगली बात ये पड़ी थी कि ऑडिट में आपकी कोई गलती पता चली या फिर आपने कोई ऐसा काम किया जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाए तो भी आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो सकती है. तो ये कुछ 4-5 बातें हमने पढ़ी थी, लेकिन इनको कल भी रिवाइज करेंगे. ओके, सो आई एम कमिंग बैक टू चैप्टर 15. चैप्टर 15 में आप हजरात रहे पेज 328 पर और मैं आने लगा हूं चैप्टर के पहले सफ़े पर. ओके, मोहतरम हाईएस्ट अथॉरिटी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. उसके नीचे आता है चीफ कमिश्नर. नीचे ही नहीं आ जाता यानी ये, उसके नीचे आता है चीफ कमिश्नर. उसके नीचे आता है हमारा कौमी मशहूर ज़माना जिसको हम जगह जगह जो रगड़ रहे होते हैं, ये करो वो करो वो करो, बेस्ट जजमेंट करो, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करो. इसको रिमोट लाया जाए, इसको सेट किया जाए. चलो रहने दो, ठीक है चलेगा गुजारा. कॉलेजों ने सोचा हुआ था बिल देने, प्रोविजन बुक कर ली थी आप लोगों ने, बंद कर. अच्छा, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके बाद क्या? चीफ कमिश्नर. उसके बाय 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 इसके बाद कमिश्नर आता है. पॉइंट डी छोड़े. कमिश्नर के कुछ शतुंगड़े हैं, छोटे बच्चे, छोटे ऑफिसर्स. ये अपने आप को कहते हैं अफसर हैं, ये इनमें क्वालिटी है. ओए अफसर लगे, हाँ मैं अफसर हूं, लेकिन है कमिश्नर के नीचे. तो कमिश्नर बाद में आते हैं, छोटे एडिशनल कमिश्नर भागा होता है, जूता पहने बगैर भागता है.
तो कमिश्नर आवाज लगाता है, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लाइन हाजिर हुए होते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट्स हैं। जैसे आप समझ लें कमिश्नर प्रिंसिपल है और ये सारे वाइस प्रिंसिपल या उससे भी नीचे के होते हैं। अब कल के जो हम पढ़ रहे हैं, बल्कि परसों के, कमिश्नर बेस्ट जजमेंट करेगा, कमिश्नर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करेगा, वो कमिश्नर नहीं करता। कमिश्नर अपने छोटों से ये काम करवाता है। तो याद रखिएगा, आमतौर पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर हो, उसमें हम 4 बंदे लेके गए थे कमिश्नर के दफ्तर में, और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर हो, उसमें हम 2 बंदे लेके गए थे कमिश्नर के दफ्तर में। असल में वहां कमिश्नर नहीं बैठा होता, कमिश्नर अपनी जगह एडिशनल कमिश्नर को बैठा देता है। तुम देख लो खुद ही काम को, फिर मैंने भी नजर मारनी तो मार लूंगा। तो आमतौर पे आपको भी काम दिया जाए तो आप घर में कोशिश करते हैं छोटे से करवा लें, हालांकि ये मुनासिब चीज नहीं है। बहरहाल कमिश्नर को ये पावर अवेलेबल है कि कमिश्नर को अगर काम दिया जाए तो कमिश्नर किससे करवा ले? छोटे से करवा ले। तो कमिश्नर अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किससे करवाएगा? छोटे से। कमिश्नर अमेंडमेंट असेसमेंट किससे कराएगा? छोटे से। अब सवाल ये होगा कि बाद में छोटे का काम गलत भी हो सकता है। अब अगर कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवाई छोटे से, या कमिश्नर से अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करवाई छोटे से, और बाद में छोटे ने वो गड़बड़ कर दी, यानी छोटे ने कहा कि 50 सवारियों वाला जहाज लेके आया था नॉन रेजिडेंट शिप ओनर, कमिश्नर ने जो तस्वीर देखी तो कहा जहाज में 5 नहीं बैठ सकती, 50 कहां से आ गई, चल इधर चपेट। तो बताएं क्या छोटे के काम में गलती हो सकती है? तो हम ही उसको चेक कर सकते हैं। ओके, कौमी जब चेक करेगा ना तो अमेंडमेंट नहीं करेगा। कौमी अपने छोटे के काम को चेक करके ना रिवीजन करेगा। नया लफ्ज आ गया आज हमारी डिक्शनरी में, रिवीजन। रिवीजन बाय कौमी ऑफ हिज छोटा, ऑफ हिज छोटे का ऑर्डर। रिवीजन बाय कौमी ऑफ हिज ऑन ऑफ हिज छोटे का ऑर्डर। रिवीजन बाय कौमी ऑफ हिज छोटे का ऑर्डर। कमिश्नर कैन खुद ब खुद, सुओ मोटो सुओ पतलो, सॉरी, द कमिश्नर में खुद ब खुद कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस इन विच ऑर्डर इज पास्ड बाय छोटा। पहले कॉल फॉर द रिकॉर्ड होगा और फिर बाद में मेक रिवीजन। बस ये 2 बातें मेन। कमिश्नर अपने छोटे के रिकॉर्ड मंगवाएगा और मंगवा के कमिश्नर उस पर अचार रख के खाएगा? नो, कमिश्नर विल मेक अ रिवीजन। चलें जी, पढ़ें दोबारा। द कौमी कैन खुद ब खुद मंगवा फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस इन विच एन ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर लिखें छोटे का कौन सा ऑर्डर? मे बी बेस्ट जजमेंट। छोटे का कौन सा ऑर्डर? मे बी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। इज पास्ड बाय एन ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी, कोई भी हो। तो कौमी अपने, यार इधर आ जाओ ना भाई, ये रो रिलीज कर दो, एंड पे चले जाओ या फिर कहीं और आ जाओ। आप पूरी रो बुक हुई है ना, जैसे एंड पे चले जाओ या फिर कहीं और बैठ जाओ। जल्दी करो, डिसाइड जो भी करना है। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यही करना था। कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास्ड बाय हिज छोटा। तो क्या इसमें डिफरेंस क्या है? कॉल फॉर द रिकॉर्ड एंड मेक रिवीजन। कॉल फॉर द रिकॉर्ड का मतलब है ले आओ, और मेक रिवीजन का मतलब है इसमें रिवीजन कर दो। ओके, तो कल आप लोगों के टेस्ट जो है वो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक टेस्ट चेक करवाया गया, एक ही टेस्ट तीनों से। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ने 32 मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट डी ने 31 मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट को, आइडेंटिटी हाइड की गई है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ई ने 35 मार्क्स दिए हैं। तो एक ही टेस्ट चेक करवाया गया है 3 लोगों से। इसमें बाकी सवालों में तो शायद तकरीबन इन्होंने बराबर मार्किंग की है, इस सवाल में ज़रा मसला था। तो इस सवाल में पता चला कि इन्होंने सही मार्किंग की थी, और इन्होंने फेस के ऊपर जो आउटपुट और इनपुट की फिगर्स आई ना, वो सारी की मार्क्स इसलिए नहीं दिए कि नीचे वो फिगर्स गलत थी। हालांकि अगर नीचे फिगर्स गलत हों तो ऊपर लाने के ऊपर जो है मार्क्स नहीं कटेंगे, तो इसलिए इनको फिर ओके सिग्नल दिया गया। लेकिन ऑब्वियसली इनको भी ट्रेन कर दिया गया। तो अब आपके पेपर ज़रा चेक हो रहे हैं, टर्म टेस्ट 2 और मॉक भी इंशाल्लाह जो है वो इन्हीं से चेक करवाए जाएंगे, और फिर आपको जो है वो दिए जाएंगे, और उस पर गलतियाँ भी वो मेंशन करेंगे। ऑनलाइन वालों के साथ भी यही हो रहा है। तो अब आपने तो कहा था साथ वाले को टर्म टेस्ट 2 दे दो, लेकिन उसने ही नहीं दिया। चलें, मॉक तो दे सकते हैं ना। चलें भाई आगे। तो मैंने पहले कॉल फॉर द रिकॉर्ड, पहले मैंने इनके रिकॉर्ड मंगवाए थे, फिर उसके बाद इनको मेक रिवीजन का कह दिया। तो ये जो बाकी वाले 2 हैं मेक रिवीजन कर रहे हैं। बहरहाल छोड़े, हम तो कहीं और थे। तो पहले कमिश्नर क्या करेगा अपने छोटे का? कॉल फॉर द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मंगवाएगा। उसके बाद क्या करेगा? कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर पास बाय छोटा।
लेकिन ये ऑर्डर टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑर्डर ऑफ रिवीजन शैल नॉट बी नुकसान दे टू टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर को फायदा पहुंचाने के लिए सेक्शन लग सकता है, ये सेक्शन टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लग सकता। डन। तो अब कहानी क्या बनी? अगर कमिश्नर का छोटा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दे, तो ऐसी सूरत में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब कमिश्नर का छोटा कर देगा, तो कमिश्नर अपने छोटे के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को रिवाइज करेगा या अमेंड करेगा? रिवाइज करेगा। अगला सवाल यह है, कमिश्नर छोटे को यह भी कह सकते हैं कि रिवाइज मैं नहीं करा, तू ही जरा रिवाइज कर खुद ही। इज इट पॉसिबल? छोटे को आपने काम कहा, छोटे ने काम नहीं सही किया, फिर आपने कर दिया। ऑप्शन 2, छोटे को आपने काम कहा, छोटे ने काम सही नहीं किया, आपने फिर उसके सर पे खड़े होकर दोबारा उसी से काम करवाया ताकि उसे भी पता चले। पॉइंट 4 को छोड़ें, ये नया पॉइंट आया लॉ में। पॉइंट 5, छोटे से ही काम दोबारा करवाओ। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी बाय कमिश्नर, लिखें उर्दू में, मतलब कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर को ऑर्डर वापस कर दिया, कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर को केस वापस कर दिया, कमिश्नर ने एडिशनल कमिश्नर को केस वापस कर दिया। इंग्लिश पढ़े उधर, ये समझ आ रही? इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी बाय कमिश्नर, लोअर अथॉरिटी, एडिशनल कमिश्नर, फॉर, क्यों वापस किया जी मुझे? फॉर मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस और डिनोवो प्रोसीडिंग्स। डिनोवो प्रोसीडिंग होती है काम दोबारा से करो, प्रोसीडिंग फ्रॉम स्टार्ट, ये काम तुम दोबारा से करो। द ऑर्डर शेल बी इशूड बाय छोटा विद इन, अब छोटा 120 दिनों में ये फैसला सुना दे। अब मैं आपको 2 बातें हाईलाइट करवाने लगा हूं, आपने उनको हाईलाइट देख लिया कैसे करना है। ऑर्डर शेल बी पास्ड बाय छोटा, और इधर देखें कमिश्नर में मेक रिवीजन। अब मुझे 2 और 5 में डिफरेंस बताएं। एक तो यह है कि छोटे ने काम किया, बड़ा काम सही कर दे। दूसरी ऑप्शन है छोटे ने काम किया, छोटे को ही कहो कि तुम इसे सही करो। तो ये जरा 2 बातें हैं, इनको भी अलग अलग हाईलाइट कर लें। 2 में क्या लिखा हुआ है? कौमी में मेक रिवीजन। फिर छोटा काम नहीं करेगा दोबारा, अब कौमी करेगा। लेकिन एक ऑप्शन और आ गई है लॉ में, कमिश्नर जरा ज्यादा अय्याश हो गए थे, कमिश्नर ने कहा मैं नहीं काम करूंगा दोबारा, तो ऑर्डर शेल बी इशूड बाय, फिर अब छोटा ऑर्डर पास करेगा। अच्छा जी, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने बड़ी तसल्ली से समझनी है। इसके लिए एक डायग्राम बनी हुई है पेज 331 पे, तो वहां मैं आके आपको समझाऊंगा। हमारे लॉ में एडमिन अथॉरिटीज हैं, पेज नंबर, हमारे लॉ में एडमिन अथॉरिटीज हैं एफबीआर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और टैक्स पेयर। हमारे लॉ में कुछ एपलेट अथॉरिटीज भी हैं जहां जाके आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इसे सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ले रहा हूं, बाकी ये सारा हम पढ़ेंगे अपील्स के चक्कर में, तसल्ली से देखते रहिएगा 5 मिनट तक। एडिशनल कमिश्नर ने टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला सुनाया। मैं आने वाले दिनों में आपको पढ़ाऊंगा टैक्स पेयर 30 दिन के अंदर कोर्ट जा सकता है इस फैसले के खिलाफ। ऐसी सूरत में कमिश्नर को चाहिए कि सेक्शन 100 जो हम पढ़े हैं 22 का, पता नहीं क्या ए है बी है कौन सा है, ऐसी सूरत में कमिश्नर को चाहिए आज वाला सेक्शन टैक्स पेयर पे ना लगाए। हो सकता है टैक्स पेयर का इरादा हो कोर्ट जाने का, इसलिए कमिश्नर पंगे ना ले, अब जज साहब भी डिसाइड करेंगे। अब 2 बातें होंगी। अगर एडिशनल कमिश्नर ने टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला सुना दिया है और टैक्स पेयर 30 दिनों में कोर्ट चला गया है, तो कमिश्नर को चाहिए खामोश रहे, जज ही फैसला सुनाएंगे। और दूसरी बात, एडिशनल कमिश्नर ने टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला सुना दिया है और टैक्स पेयर कोर्ट गया तो नहीं, लेकिन कोर्ट जाने के दिन अभी बाकी हैं, हो सकता है चला जाए, इसलिए कमिश्नर जरा सब्र करे और यह सेक्शन ना लगाए। और अगर आखिरी बात, टैक्स पेयर कोर्ट भी नहीं गया, कोर्ट जाने का टाइम भी खत्म हो गया, अब बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, अब कोर्ट भी नहीं जा सकता, अब कमिश्नर को चाहिए
कि ये वाला सेक्शन लगा दे और लगा के द ऑर्डर शेल नॉट बी नुकसान दे टू टैक्स पेयर, टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचाना लेकिन रिवीजन करके दे दें। इससे कहा यार आप तो गया नहीं, माजरत हमारे छोटे से गलती होगी है, मैं माफी मांगता हूं आपसे। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, टैक्स पेयर को नॉलेज नहीं होता चीज़ों का, तो टैक्स पेयर बेचारे कोर्ट जाते ही नहीं है, तो फिर उनको सेव करने के लिए। तो आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, इसकी अंग्रेजी बहुत छोटी लिखी हुई है, उसने इतनी छोटी लिखी हुई है कि वहां से समझ नहीं आता लिखा गया हुआ है। आसान करना, याद करने में आसान होगी, कॉन्सेप्ट जरा समझ लें। अगर एडिशनल कमिश्नर ने किसके खिलाफ फैसला सुना दिया और टैक्स पेयर कोर्ट चला गया तो कमिश्नर को अब खामोश हो जाना चाहिए, ये रिवीजन ना करें। अगर एडिशनल कमिश्नर ने टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला सुना दिया और टैक्स पेयर के पास अभी कोर्ट जाने का टाइम बाकी है तो भी कमिश्नर खामोश बैठा रहे। हो सकता है टैक्स पेयर का इरादा हो कोर्ट जाने का। थोड़ा सा और तंग करूंगा आपको, पेज नंबर 337, 338 रादर 339 हम पढ़े हैं सेक्शन 122 से। हमने पहली लाइन पढ़ी है कमिश्नर रिकॉर्ड मंगवाएगा, कॉल फॉर द रिकॉर्ड। हमने दूसरी लाइन पढ़ी है इसमें रिवीजन कर सकता है। हमने तीसरी लाइन पढ़ी है इस ऑर्डर से टैक्स पेयर को नुकसान। चौथी लाइन सुने जी, कमिश्नर, मेरे भाई जरा स्टिक पकड़ाएं, आज दिखाएं देख चलती या नहीं चलती, वो पता करवाएं, बंदे को भेजें। है कमिश्नर इन दो सूरतों में अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज, अगर टैक्स पेयर ने छोटे के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस या अगर टैक्स पेयर के पास छोटे के फैसले के खिलाफ अपील करने का टाइम अभी बाकी है। तो बता दें जी किन दो सूरतों में कमिश्नर खामोशी की गोलियां लेके सो जाए। मेरे ख्याल से 30 दिन तक ही कर लें, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर वो चला गया तो भी कमिश्नर अब सोया रहे, और अगर 30 दिन बाकी हैं और अभी वो गया नहीं तो हो सकता है वो। इन दोनों सूरतों में क्या होना चाहिए, क्लियर? तो अब्बू आपका मसला हल करें। अब्बू जरा वेट कर रहे हैं 2-3 घंटे, हो सकते हैं अम्मी ही देख लें, लेकिन 2-3 घंटे गुजर गए, अम्मी ने देखा भी नहीं और अब उम्मीद भी नहीं क्योंकि अम्मी सो गई हैं, फिर अब्बू आगे बढ़ के आपका मसला हल कर दें। तो इस तरह की कोई कहानी है शायद, या तो अम्मी आपका मसला हल कर दें, बहुत आला है, या अम्मी अगर सो जाएं तो फिर तो अब अब्बू को चाहिए कि आगे बढ़ें और आपके लिए मोमबत्ती ले आए। गई हुई थी लाइट, आपकी भी गई हुई थी, मोमबत्तियां शॉर्ट हो गई थी सुने। अच्छा पे 328, तूने तिलियां बाल के बैठ। अच्छा पे 328, मैंने घर में एक चीज जरूर लगाई हुई है जिससे लैपटॉप चार्ज रहे, एक यूपीएस का ऐसा कनेक्शन है जो लैपटॉप ये नहीं गुजारा चल सकता। बाकी अल्लाह की तरफ से और कोई हालात आ जाए तो वो तो बंदा कुछ नहीं करता, कोशिश ही कर सकता है। सेक्शन 122 है, तो इसलिए इन चीजों पे टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए बंदे की, पढ़ाई का नुकसान हो। रिवीजन बाय कमिश्नर, रिवीजन बाय कमिश्नर, कमिश्नर ने रिवीजन करनी है। द कॉमी, द कॉमी, उधर देखें, उधर देखें। द कॉमी कैनॉट रिवाइज द ऑर्डर, ऊपर लिखें ऑफ सबऑर्डिनेट, नहीं बोलना नहीं, लिखना है। द कॉमी कैनॉट रिवाइज ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट। ऑर्डर कौन सा वाला, 121 या 122 वाला? The commie cannot revise the order of छोटा, order of subordinate. If appeal is filed against assessment, अगर आपने assessment के खिलाफ क्या कर दिया और टाइम फॉर मेकिंग अपील इज स्टिल देयर, अपील करने का टाइम अभी भी बाकी है। तो इन दो सूरतों में कमिश्नर को चाहिए ना छेड़ मलंगा, हम मलंग को ना छेड़े कमिश्नर, क्योंकि मलंग का पता भी कोई नहीं, ये नहीं ऊपर होता इस। अच्छा चलें, रिवीजन बाय चीफ कॉमी, बोलें चीफ कॉमी, कॉमी का भी कॉमी है, अल्लाह ने कॉमी को भी कॉमी दिया, यानी चीफ कमिश्नर। अगर आप फील करें डीप डाउन जाके, और पुत्र तो गल्ला लगे हैं, अब मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं किससे बातें करूं, फिर मुझे अजीब सा फील होता है। आप लोग ना बातें अगर आप चीफ कमिश्नर, कमिश्नर का भी चीफ है, डन। आप कॉमी के पास गए, कॉमी कॉमी हाउ आर यू कॉमी, कॉमी एक लेटर आया जिसमें लिखा कि इस साल गुजरात वालों के बिजनेस इनकम पे टैक्स माफ है, तो मेरी दुकान गुजरात वाला में, थोड़ा सा आखिरी सिराना गुजरात में भी है इसका। अब मुझे लगता है तुम लोगों ने पंगा लेना मेरे से। अब ना एक अपने मुबारक हाथों से एक सर्टिफिकेट बना के दो जिसपे ये लिखा हो कि मेरी इनकम, जिसपे क्या लिखा हो, डंडे छोटे साथ लेके जाने हैं, जिसपे क्या लिखा हो, मेरी इनकम क्या है, माफ है। ये सर्टिफिकेट आप बनवाना चाह रहे हैं, किससे, कमिश्नर से। लेकिन हुकूमत ने तो कह दिया आपकी इनकम माफ है, आपको फिर क्यों शक है कि आप कमिश्नर के पास जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कमिश्नर इस पे कोई डिस्प्यूट राइज कर दे और कहते नहीं ये प्रोविजन आपके लिए नहीं लगती, क्योंकि जिनकी दुकान पूरी गुजरात वाला में हो उनके लिए ये प्रोविजन है।
ऐसी सूरत में अगर कौमी आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे तो दो बातें वही, चीफ कौमी विल कॉल फॉर द रिकॉर्ड एंड चीफ कौमी विल मेक रिवीजन। कॉल फॉर रिकॉर्ड, मेक रिवीजन, कॉल फॉर रिकॉर्ड, मेक रिवीजन। चीफ कौमी कमिश्नर का रिकॉर्ड्स मंगवाएगा और रिकॉर्ड्स मंगवा के कमिश्नर के ऑर्डर में क्या कर देगा, रिवीजन। कमिश्नर के पास आप दो वजह से जा सकते हैं। नंबर 1, एक ये कहने के लिए कि मुझे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दो, और दूसरा ये कहने के लिए कि आप कमिश्नर ऐसा करो कि मुझे लोअर रेट सर्टिफिकेट दो। वो भी होता है, कुछ लोगों की डिविडेंड इनकम पे 15% टैक्स है, कुछ की डिविडेंड इनकम पे 7.5% टैक्स है। तो कमिश्नर के पास आप दो बेनिफिट्स लेने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1, मेरी इनकम क्या कर दो, माफ। दूसरा, मेरी इनकम पे क्या लगा दो। इन दोनों सूरतों में अगर कमिश्नर ने आपको झंडी करा दिया तो आप कमिश्नर के भी बाप के पास पहुंच जाए, बाप ज्यादा हो गया, चीफ के पास पहुंच जाए। द चीफ, आर्मी चीफ नहीं, द चीफ कमिश्नर में हाईलाइट करें ना, कॉल फॉर द रिकॉर्ड और मेक रिवीजन। वही बात है, अंग्रेजी तो याद हो गई। ये ना अपील से चैप्टर में है भाई। द चीफ कॉमी, द चीफ कॉमी, देखें कौन, द चीफ कॉमी में सुओ, मोटे होते हैं सारे चीफ कॉमी, सुई मारने से मोटे, अच्छा सुई मारने से पतले हो जाएंगे। द चीफ कॉमी में सुओ मोटो, खुद ब खुद, और ऑन एप्लीकेशन बाय कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस, कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, और ये एक स्पेशल केस है। ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड वेदर ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। चीफ कॉमी में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ हिज कॉमी। इधर सबऑर्डिनेट से कौन मुराद है यार, वक्त की बात ना, इधर कॉमी छोटा हो गया। पिछले में एडिशनल कमिश्नर छोटा था और इधर क्या छोटा हो गया, कॉमी। वो वक्त की बात होती है यार। चीफ कॉमी में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ कॉमी। चलें जी, कल वाला रिवाइज कराएं। पता नहीं धर्म बार बार क्यों आ रही है। ये मैं सेल्स टैक्स के आ गया हूं, पेज नंबर 462 पे। आपने क्या जमा करवाई, रिटर्न क्या बन गई, टैक्स वालों ने आपको घूरा, इसके बाद वो किया, इसके बाद आपको काटना है। घूरने और काटने के दरमियान टैक्स वालों के पास 180 दिन है, ठीक है जी। अब 3 चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, बोले गूरा बोका कांटा, बोले गूरा बोंका काटा, ट्राई करें, गूरा बोंका काटा, गूरा बोंका काटा, गूरा बोंका काटा। अच्छा, अब मैं गूरे भोंकने पे रुक रहा हूं। आपके पास एक ऑप्शन आ गई है नए लॉ में कि गूरा भोंका हो गया आपके साथ, तो आप अपने आप को कटवाने से बचा लें। हमने कहा कैसे, डॉगी सामने खड़ा, मैं उसके सामने खड़ा, वो मुझे काटने लगा। लॉ मेकर कह रहे दरख्त पे चले जाएं बुलबुल के पास, फील करें, फील। गूरा भोंका हो गया, गूरा भोंका हो गया है, और बोल रहे गूरा भोंका हो गया। अब क्या होने, काटने से पहले क्या करें, छलांग मारें, किस पे, दरख्त पे, और बुलबुल से मसला हल करवाएं। बुलबुल बोल, बुल बुल बोल बोल, मेरे लिए कुछ बोल। कौन मसला हल करने लगे, बुलबुल। बुलबुल है चीफ कमिश्नर। चीफ कॉमी के पास चले जाएं। ये नीचे क्या रखे हुए हैं देखो इनको। नो प्रॉब्लम डियर, तो इधर उधर की ना बात कर। अग्रीड असेसमेंट, बुलबुल से एग्रीमेंट करवा लें। अग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। टीपी आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस। टीपी आफ्टर रिसीविंग क्या हो गया है, गूरा भोंका हो गया है, गूरा भोंका हो गया है। आप किससे बचना चाहते हैं, कटवाने से। टीपी आफ्टर बार्किंग विल फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट, मुकमुका ऑफर ऑफ सेटलमेंट टू ओवरसाइट कमेटी। बुलबुल के पास चले जाएं। कमेटी में कौन होगा, कमेटी में होगा चीफ कॉमी। कौन कौन होगा, छोटे को भी ले, बुलबुली को भी ले, एडिशनल कमिश्नर को। द कमेटी में प्रोसीड, कमेटी आगे बढ़ेगी। आप किस चीज से बचवाना चाह रहे हैं अपने आप को, तो काटने का मसला है ना यार, काटेंगे तो फिर उधर ही लेट जाएंगे, फिर आप पेपर भी देने जाना है, तो यही तो मसला है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, कमेटी के पास चला गया केस। अगर कमेटी के पास चला गया केस तो 2 ऑप्शंस हैं। कमेटी ने केस डिसाइड नहीं किया, बुलबुल ने कहा आई एम बिजी, यू खूब यार, और बुलबुल ने धक्का दे के नीचे गिरा दिया। कमेटी नॉट डिसाइडेड द केस।
आ जाके खोती बोर्ड थले, केस विल बी रेफर्ड बैक टू, तो कौमी कौमी से ही आप फिर लड़ें जो भी करना है आपने। अच्छा जी, वो कमेटी डिसाइडेड द केस, बुलबुल ने फैसला सुना दिया, बुलबुल ने फैसला सुनाया, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। बुलबुल ने कहा तुम रुको, मैं बुलबुलों को बुला रही हूं, तुम्हारा रोस्ट बनाएंगे हम। हाँ, तेरी मेहरबानी, मैं उत्तर बताने था, तुम लोग मेरा रोस्ट बनाओगे ना। ना ना, बुलबुल ने डिसाइड किया, लेकिन आपने कहा ये बुलबुल सही नहीं है, आप वापस आ जाए, केस शैल बी, थले आए छलांग मारे वापस, हाँ भाई कर बाबू, केस शैल बी रेफर्ड बैक टू। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बुलबुल के दिल में तरस आ जाए, कमेटी बुलबुल के दिल में तरस आ गया और आप भी उससे मुतमईन हो गए। यानी बुलबुल ने कहा नीचे जाके डीओ जी को, यार थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा, सैनीप्लास्ट जेब में है इसकी, तो हल्का सा टीका लगा लेगा, ये टीका सैनीप्लास्ट का 10-15 रुपए का टीका लगेगा, कर दो यार, चलो जाओ जाओ बेटा, आइंदा भी कोई मसला हुआ मेरे पास आ जाना। टैक्स पेड सेटिस्फाइड हो गया बुलबुल के फैसले से, कमेटी के फैसले से सेटिस्फाइड हो गया। अब यार तो अच्छा, टैक्स पेयर सेटिस्फाइड हो गया, किस चीज से बोले? बुलबुल से नहीं, बुलबुल के फैसले से। टैक्स पेयर बुलबुल के फैसले से क्या हो गया? टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, सैनी प्लस लगा लिया, टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, बोले बोले बोले, टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, आप क्या पे करें? कॉमी विल अमेंड द असेसमेंट, कॉमी हल्का सा काटेगा, बस हल्का हल्का सा, ये हल्का सा बस बरकत के लिए खून निकलेगा थोड़ा सा मच्छर की तरह। टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, कॉमी विल काटने से बात तो नहीं आएगा, उसने तो अपना नशा पूरा करना है। कॉमी विल काट, शायद बुलबुल ने ऊपर से आंख मार दी, किसी और को पकड़ ली, छोड़ जा इसको। तो टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, कॉमी विल अमेंड असेसमेंट, टीपी विल वेव द राइट ऑफ अपील। ये मतलब बताएं, टीपी कहेगा कि मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैंने इधर से फैसला हल करवा लिया, अब मैं किसी और कोर्ट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, अब मैं जंगल के शेर के पास नहीं जा रहा, बस इधर से मसला हल हो गया। नो फर्दर प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड, क्यों? इसलिए कि बुलबुल सो गई है, आपने सैनीप्लास लगा लिया है, कौमी काटकोट वो डॉगी काटकोट के वापस चला गया, तो नो फर्दर प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड, अब सारे स्लीपिंग मोड में चले गए, अब बात खत्म करें, अब केस इज ओवर। चलें जी, लेट्स हैव अ लुक अगेन। टीपी आफ्टर रिसीविंग अ शोकॉज नोटिस के बाद, शोकॉज नोटिस के बाद क्या होता है? काटना, काटने से पहले विल फाइल जमा कराएगा ऑफर ऑफ सेटलमेंट, मुकमुका की एक रिक्वेस्ट टू अ कमेटी, किसको? ओह, लेकिन वापस कैसे होगा? नहीं, अच्छा, कमेटी में प्रोसीड, कमेटी क्या करेगी? अगर बुलबुल ने फैसला ना सुनाया तो छलांग मार दे नीचे, तो छलांग मार दे नीचे, सो कॉमी विल डिसाइड द केस। लेकिन अगर कमेटी ने फैसला सुना दिया और टैक्स पेयर उसके फैसले से मुतमईन नहीं है, तो केस विल बी रेफर्ड बैक टू कॉमी। लेकिन अगर कमेटी ने फैसला सुना दिया और आप उसके फैसले से मुतमईन है, तो टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, टैक्स पेयर टैक्स पे करें, कॉमी विल काट, हल्का फुल्का काटेगा, टीपी विल वेव द राइट ऑफ अपील, टीपी इस राइट को अब खत्म कर देगा, मैं किसी कोर्ट में नहीं जा रहा, एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड। कल इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे, दो केसेस ना इस सेक्शन के स्कोप से बाहर हैं, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इसको पढ़ ले, मैंने कहा था आज बस ओवर करते हैं, हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ले लें पिक्चर, मैंने अपलोड तो कर दिया वैसे, डाउनलोड करने का नहीं, ओके। अच्छा भाई, एक बात सुन लें, एक बात एडिशनल है जो मैंने यहां नहीं लिखी, वो ये है मोबाइल वाले भाई, कि बुलबुल पे जाने का ये मतलब नहीं, बुलबुल के पास जाने का, कि आप कौमी को, बुलबुल के पास जाने का ये मतलब नहीं कि आप कौमी को शो कॉज नोटिस का रिप्लाई ना करें। वो जो आम हालात में हमने पढ़ा हुआ है, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आपने कमिश्नर को करना होता है, वो अलग कहानी है, वो जरूर करें, लेकिन बीच में अगर आपने कमेटी के पास जाना है तो वो भी जाने की इजाजत है। तो इट डजंट मीन कि आपने कमेटी को कोई रिक्वेस्ट कर दी है तो आप कौमी को रिप्लाई ना करें। तो एक बात याद रखिएगा, शो कॉज नोटिस आने के बाद आपने दो काम करने हैं, एक कमिश्नर को उसका रिप्लाई करने,
कि ये पेनल्टी मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं की, तो खुदा के लिए जो तुम कह रहे हो इसको मैं ऐड बैक करूं, तो इसको मैं ऐड नहीं करा क्योंकि ये पेनल्टी गवर्नमेंट को नहीं है, किसी आम बंदे को है। तो कमिश्नर को रिप्लाई कर दें, ये अलग चीज है, कमेटी बनवाएं ये अलग चीज है, क्योंकि हो सकता है बाद में कमेटी फैसला सुनाए, इसलिए कमिश्नर को रिप्लाई करना जरूरी है। पॉइंट 5 से स्टार्ट करें। कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ कमिश्नर बुलबुल होगा। अच्छा, कमिश्नर को भी बिठा लें, मसला ही खत्म हो, उसको भी ऊपर बुला लें, या थोड़ी देर के लिए जरा ऊपर। एंड एडिशनल कमिश्नर और चूहे सॉरी तो किसी तीसरे को भी बुला लें। कमेटी में कितने लोग हो गए? 3, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और इफ अ टैक्सपेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस, इफ अ टैक्सपेयर आफ्टर रिसीविंग intends to settle his मामला, he may file offer of, मुकमुका की ऑफर कर देगा, बिफोर एन ओवरसाइट कमेटी। लेकिन एक काम और करना है आपने, इन एडिशन टू फाइलिंग रिप्लाई टू कमिश्नर, कमिश्नर को बता दीजिएगा कि मैं उधर कमेटी के पास जा रहा हूं, वो आपका अलग मामला है, कमिश्नर को भी बता दें आप। नेक्स्ट, उससे पहले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। कमेटी क्या करेगी? हाईलाइट कीजिएगा, समझ आ गई? वही कॉल फॉर रिकॉर्ड तीसरी दफा पढ़ेंगे लफ्ज़ हम। बोले कमेटी क्या करेगी? कॉल फॉर द रिकॉर्ड एंड अपना डिसीजन सुना दें, बाकी को बीच में लाइनें पढ़ लें। कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग ऑफर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस एंड मे डिसाइड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द टैक्स पेयर थ्रू मशवरा एंड कम्युनिकेट्स इट्स डिसीजन टू द टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शंस हैं, या वो इनके फैसले को मान जाए या इनके फैसले को ना माने। पहले मैं जरा नीचे आने लगा। Point 4, where committee has not reached any consensus, ढूंढे, where committee has, या taxpayer is not satisfied with decision of committee, taxpayer is not satisfied with decision of committee, तो the case shall be referred back to on the basis of reply of taxpayer on show cause notice। वो जो उसने रिप्लाई किया ना show cause notice का, उसकी रोशनी में कमिश्नर आप जो भी फैसला सुनाए। लेकिन आखिर में वो जो बाउंस करता हुआ आया था हमारे डायग्राम, जो आपको पसंद आई थी, वो वाली ऑप्शन भी तो है क्या? इफ द टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड विद डिसीजन ऑफ कमेटी, तो टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द टैक्स जमा पेनल्टी जमा डिफॉल्ट सरचार्ज। आप पेनल्टी दें, टैक्स दें, डिफॉल्ट सरचार्ज दें, हल्की फुल्की शनि प्लस लगवाएं, बात खत्म। कॉमी शेल काट, वो बात नहीं आएगा, कॉमी शेल काट अकॉर्डिंग टू कमेटी डिसीजन। लेकिन इसमें ना टैक्स पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। आप पहले टैक्स पे करेंगे, फिर वो आपके घर क्या भेज देगा? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। यही यहां पड़ा था, आप टैक्स पे करेंगे, फिर आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आएगा। टैक्स पेयर शैल वेव द राइट, ये राइट खत्म कर देगा, ऑफ अपील अगेंस्ट सच अमेंडेड असेसमेंट। अब अपील नहीं करेंगे, आप लिख के देंगे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग इज रिक्वायर्ड ऑन इश्यूज डिसाइडेड बाय कमेटी। बस बुलबुल ने डिसाइड कर दिया, वो जंगल की बादशाह है। अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो अब फिर और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप फिर बुलबुल के बाद भी टैक्स पे ना करें, फिर तो आपने कमेटी का फैसला नहीं माना ना। तो 4 बातें बता दें। नंबर 1, taxpayer will pay, commissioner will amend, taxpayer will waive the right, no further proceeding is required। ये इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। पॉइंट 6, वो वाली ऑप्शन तो हमेशा है। निकालें जी, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करें, पेज नंबर 278। न्यूमेरिकल शायद हो जाएगा 40 मिनट में, आखिर में 2-3 मिनट गप्पे मार लेंगे फिर। ए बी एंड सी आर मेंबर्स ऑफ एओपी। ए बी एंड सी एक फर्म के मेंबर्स हैं एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एओपी का न्यूमेरिकल की अर्सा हो गया ना, जरा एओपी का न्यूमेरिकल करके देख लें। उसमें एक कैलकुलेशन भी होती थी, बाकी रस्ता टोटल टाइप, वो भी जरा रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि आप दिन पीछे कुछ नहीं रह गए, अभी से चीज़ें रिवाइज करते हैं बस। अब एबीसी इज इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है इसका। ट्रेडिंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है। एंड हैज 2 इंडिपेंडेंट ब्रांचेज इन तेहरान एंड दुबई। और इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक तेहरान में एक दुबई में है। तो फिर हेड ऑफिस या मेन ब्रांच कहाँ होगी? एक्सेलेंट, ये बात ऑब्वियस ही थी, पाकिस्तान में होगी। 2 ब्रांचेस किधर हैं? एक कहाँ है? तेहरान में, और एक दुबई में। और एक और दुकान का भी डाटा देगा, लेकिन वो कहाँ की होगी फिर दुकान? पाकिस्तान की।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एबीज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन, फाइनेंशियल, अदर इनकम, पीबीटी। कोई मसला नहीं नजर आया। ऑन द फेस ऑफ पी एंड एल कोई मसला नहीं है। चलिए 4500 से शुरू करें। पहला सफ़ा छोड़ दें फेस के लिए। अच्छा भाई, मुझे कल याद कराइएगा, ये कल टर्म टेस्ट एक बच्चे का देखते हुए मेरी नज़र पड़ी कि उसने कोई फिगर थी, उसको 83 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये सेल्स टैक्स ना कोई माइनस टाइप चीज़ नहीं है कि 83 पे पड़ी हो। उसने 17% माइनस किया 83, तो ये 83 टाइप चीज़ कोई नहीं है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। या तो ये वाली ऑप्शन होती है डिवाइड बाई 117 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, या डिवाइड बाई 117 मल्टीप्लाइड बाय 17 करें। ये डिवाइडेड बाई 83 टाइप कोई चीज़ नहीं है, वो माइनस टाइप चीज़ नहीं है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स तो प्लस टाइप चीज़ है। तो ये 83 टाइप कोई चीज़ नहीं है, 117 टाइप कोई चीज़ हमने पढ़ी है ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये गलती कभी ना कीजिएगा, डिवाइडेड बाई 83 किया हो किसी चीज़ को आपने। डिवाइड बाई 83 का कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, वो डिस्काउंट होते थे, हम डिवाइडेड बाई 80 डिवाइड बाई 90 करते थे, तो डिस्काउंट माइनस टाइप चीज़ है। ऐसे सेल्स टैक्स प्लस टाइप चीज़ है, तो ये नहीं हो सकता कि डिवाइड बाई 83 कभी हो, नेवर। अच्छा, पीबीटी किसका पेपर था आप लोगों में से, किसी का था? पीबीटी 4500। ये जिसमें तो आपको करवा दी हुई है मैंने, बताया क्या करना है इसका। कॉस्ट ऑफ सेल में स्टॉक किस पे पड़ा हुआ है? 1300 पे। हाउएवर, लेकिन एनआरवी कितनी है? अब आना किस पे चाहिए? एनआरवी पे नहीं, लोअर पे। आना किस पे चाहिए? लोअर क्या है? एनआरवी। इसलिए आना किस पे चाहिए? 1100 पे। पड़ा किस पे है? आपको क्या समझ आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कम करने, कितने से? इस बार बात हुई थी आपसे, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट। ना ना यार, ये डायरेक्ट रिलेशन है इनका, मैंने करके दिखाया था उस वक्त। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट, इसी चैप्टर में करके दिखाया था। ये करके दिखाया था भाई, ये आप लोगों की क्लास में करके दिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, साबित करके दिखाया था। छोड़े पर इसको, ओके। तो बस याद रख लें ज़बानी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है। बताएं जी, मेरा स्टॉक 1300 पे है, मैंने उसे लाना किस पे है? तो क्लोजिंग स्टॉक कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट अभी कितने? 4500। इससे क्या कर दूं? कम कर दूं। आज आप मुझे इजाज़त दें थोड़ी सी, मैं एडलेस साथ साथ कर रहा हूँ, पेपर में कर सकते हैं, ये भी आपको बताना था। एडलेस साथ साथ कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ ऐड की हेडिंग देके उधर लेस की हेडिंग नहीं दे रहा। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं एडलेस का साइन लगाता रहूँगा। लेस, डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जैसे भी लिख लें। चलें जी अगली एडजस्टमेंट। अगली पढ़ें। कमीशन है 290 का एक हो। भाई पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जा सकता, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। खर्चों में पड़ा है, ऊपर लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस बोनस आपने दिया 3,10,000 का बी को, और सी ने कहा चलो यार मुझे ऐसा करो, फिर मुझे कोई पैसे ना दो, मैंने कोई लोन दे लिया हुआ है अपना घर बनाने के लिए मरी में, तो ऐसा करो वो मेरा लोन तुम लोग उतार दो। तो एक ही बात होगी, पार्टनर को पेमेंट कर दें या पार्टनर के लिए पेमेंट कर दें। ये तीनों बिजनेस के खर्चे नहीं है, इनको ऐड कर दें, लेकिन डिफरेंट मार्कर से लिख दें क्योंकि ये कैलकुलेशन में आगे यूज होने हैं। जी बोलें। जी पर्सनल बेनिफिट दिया आपने, जाती बेनिफिट दिया सी को। पार्टनर पे की गई कोई भी पेमेंट बिजनेस का खर्चा नहीं है, चाहे पार्टनर से लोन लेके उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो फिर भी। ओके, परफॉर्मेंस लिखे बी और पर्सनल बेनिफिट सी। हाँ जी, ब्लैक मार्कर यूज करें। चलो मैं करूंगा ब्लैक मार्कर, मैंने रेड अभी थोड़ी देर के लिए इसलिए यूज किया था
क्योंकि वो ये पेमेंट्स कहीं और जानी है। लेकिन मिस्टर ज़बानी सुन लो, कमीशन ए का 290, बी 310, सी 455। आगे ये जी रेड मार्कर फारग। ईद मिलन इंटरटेनमेंट को ज़बरदस्ती आपने एज्यूम नहीं करना कि इंटरटेनमेंट्स लिमिट क्रॉस कर रही है। इंटरटेनमेंट हमेशा लिमिट्स के अंदर एज्यूम करनी है। और ईद मिलन या कोई भी पार्टी हो, उसमें अगर एम्प्लॉइज़ अपने बीवी बच्चों को भी ले आएँ तो भी खर्चा माइनस करने की इजाज़त होगी। उसमें आपने ये नहीं कहना कि एम्प्लॉय के बेटे ने जो है वो 2 बोटियाँ खा ली तो इसने ज़्यादा खा ली, इस तरह नहीं होता। बस चलता है इतना, थोड़ा बहुत चलता है। तो मैंने आपको बताया था एक दफ़ा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉइज़ के लिए मीटिंग हो रही है और उसमें एम्प्लॉइज़ के बच्चों को बुला लें तो खर्चा अलाउड होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ईद मिलन पार्टी इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है ना, तो इंटरटेनमेंट ये लिमिट्स क्रॉस करा होगा तो सवाल बताएगा। बाय डिफॉल्ट आपने एज्यूम करना है कि 2-3-4 फंक्शन साल में हर साल कंपनीज वाले करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है, इस पर टैक्सपेयर को भी एतराज़ नहीं होता। तो इंटरटेनमेंट सिर्फ कब नॉट अलाउड है? जब लिमिट्स क्या कर जाए, लिमिट्स क्रॉस करना हमें कैसे पता चलेगा? सवाल बताएगा। वरना हमेशा एज्यूम करना है इंटरटेनमेंट इज विद इन। तो क्या मैं ऐड करूं ईद मिलन को? इग्नोर करो, लेस नहीं करना, लेस तो हुई हुई है। अच्छा किया तुमने माइनस कर ली। हम टैक्स वालों हम ये कहेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डिफिशन कितनी है? चलो छोड़ो, बाद में डिस्कस कर लेना, अभी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला, आप अगर मेरे से पूछे नहीं सवाल क्यों करा रहे हैं, मेरे फारग सा सवाल है, टाइम ज़ाया करने के लिए करवा रहा हूँ, ओके टाइम पूरा हो जाए आज की क्लास का। आगे मेन सवाल हमने अगली क्लासों में करने हैं। मेरा सवाल ये है कि अकाउंटिंग डिफिशन में ऐड करवाने लगा हूं, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा, इसलिए ये सवाल कराया आज। ऐड कर दें क्या? कितना? और वो जो आपको आदत पड़ी हुई है ना, लेस करते हैं फॉरेन टैक्स वाला डेप्रिसिएशन, इस आदत से आज तौबा कर लें। इस वजह से नहीं कि ये काम करना नहीं है, करना ये काम, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस किया करेंगे, लेकिन जिस सवाल में पुराने सालों के लॉस आ रहे हों तो वो पहले माइनस होंगे। इसलिए वो जो आदत पड़ी हुई है अकाउंटिंग डिफिशन ऐड करके टैक्स डिफिशन माइनस करने की, वो आदत अगर पुराने साल का लॉस आ जाए तो उसको थोड़ा सा छुड़ाने की कोशिश करें उस आदत को अपने से। चलें जी, 3 लाख पे फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये मुझे याद कराइएगा, अगर जिंदगी रही तो इसको देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है? प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता है, इंटरेस्ट इनकम भी होता है, लेकिन क्योंकि अदर इनकम में पड़ा हुआ है इसलिए ये इंटरेस्ट इनकम है। अदर इनकम इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट इज एन इंटरेस्ट इनकम। अर्न्ड है या रिसीव्ड लॉस लिखा हुआ है, तो ये 100 टाइप चीज है, या 15% टैक्स काटे 85% टाइप चीज है, 100 टाइप चीज है। प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ 4.5 लाख अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन्ड विद अ बैंक। सबर करें, आगे बढ़ने से पहले जितनी इंक्लूड है उसको जरा उल्टा दें। अगर कोई बच्चा गलती से टैक्स डिडक्शन ऐसे लिख भी देना तो एंड पे जरा इसको काट दीजिएगा कि मेरे से गलती हो गई है, कोई मसला नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, लेस कर दूं इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि मैंने इसको री क्लासिफाई करना है, इसको मैं लेस कर देता हूं। कितनी? वेट करूं वक्त आने का या रीक्लासिफाई करके वर्किंग नहीं खोल दूं? वर्किंग नहीं खोल देते हैं। साथ ही यार इस पर टैक्स काटा है बैंक ने 45, ये ना कहिएगा ये 450 नेट है, क्योंकि 2 इंडिकेशंस, अर्न्ड लिखा हुआ, रिसीव नहीं लिखा हुआ, और दूसरी इंडिकेशन फुल स्टॉप के बाद लिखा होता द भी नहीं लिखा हुआ, द अमाउंट इज, दादू भी कोई नहीं लिखा हुआ, दादू नहीं लगाया उसने, द अमाउंट इज नेट ऑफ, इस तरह तो कुछ नहीं लिखा हुआ। और दूसरी बात, ये फिगर क्या है? अर्न्ड है, तो क्या ये टैक्स कट के पड़ी हुई है या टैक्स कटे बगैर पड़ी हुई है? अच्छा, वैसे बैंक ने टैक्स कितना काटा है? इस फिगर में से तो माइनस नहीं हुआ, बैंक ने टैक्स कितना काटा है? इसको इंशाल्लाह एंड पे माइनस कर देंगे, कोई मसला नहीं, ये जो टैक्स हमारा हुकूमत के पास पहुंच चुका है इसको एंड पे माइनस कर देंगे। फिलहाल आप मुझे बता दें 450 को मैं रीक्लासिफाई कैसे करूं, वर्किंग का नाम क्या दूं? 5-7-8 लाइनें छोड़ेंगे आप, 10 लाइनें और। अच्छा, वर्किंग टू इनकम फ्रॉम, अब मैंने अदर सोर्स के साथ एनटीआर लगाना है या फाइनल टैक्स रेजिम लगाना है, इसके लिए डिपेंड करता है कि मैं एक टेबल रिवाइज करके आऊं। अदर सोर्स के चैप्टर में ये टेबल पड़ा था। अगर इंटरेस्ट इनकम आपने कमाई है बैंक से, गवर्नमेंट से, नेशनल सेविंग स्कीम से, और इंटरेस्ट आपका 50 लाख से कम है,
तो आपने फाइनल टैक्स रिजीम में डालने 15%, और अगर 50 लाख से ज्यादा है तो नॉर्मल रिजीम। आप बता दें 50 लाख से कम में, हाँ, क्योंकि 4.5 लाख है, इसलिए बता दें इंटरेस्ट इनकम को क्या करूं, नॉर्मल टैक्स रिजीम कर दूं या फाइनल टैक्स रिजीम। इस वजह से इंटरेस्ट इनकम फाइनल टैक्स रिजीम है, बिकॉज इट इज लेस देन बिकॉज इट इज लेस देन 50 लाख, इट इज ओनली 4.5 लाख। क्या लॉस लगाऊं साथ, कितनी? इसके टैक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये एंड में न्यूमेरिकल का जब फेस आएगा तो देख लेंगे। ये जल्दी नहीं खत्म हो गया? दूसरी क्लास में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया था, तो क्या करेंगे हम बातें, ठीक है। अच्छा जी चलिए मुझे वो रिवाइज कराएं फिर लॉसेस के चैप्टर में, वो जो, क्योंकि सवाल में आना है ना वो मसला। बबलू को कहें, बल्कि बुलबुल को, बबलू को कहीं ऊपर देखो। पहले क्या माइनस करना है, पुराने साल की डिप्रिसिएशन, नहीं, पुराने साल का लॉस, और फिर पुराने साल की, और फिर हमारे साल की डिप्रिसिएशन। तो मैं पेंट आप पे फेंकने लगा, क्या रहना। पहले क्या माइनस करना है, पुराने साल की, थोड़ा सा एक्शन तो दिखाओ ना। फिर क्या माइनस करना है, पुराने साल की डिप्रिसिएशन। फिर क्या माइनस करना है, हमारे साल की डिप्रिसिएशन। साथ साथ मोबाइल भी यूज हो जाएगा, जरा फ्रेश ताजा हो जाता है। अच्छा, यही तो से सब पता चल रहा होता है। आप लोग किसी दिन इधर आके देखें, आज सारे ही आज इधर आ जाए, जगह है एक दो। मैं जा रहा हूं फिर, ओके ओके। फर्दर इंफॉर्मेशन, द बिजनेस लॉस ऑफ 13, हम किस साल में है, थोड़ा सा ऐसे होके देखें, हम किस साल में, 19 में, और बिजनेस लॉस, ये तो मरे हुए आ गए हैं दोबारा। ओ, बड़े टाइम पे पहुंचे, ये आखिरी साल है, अगर इनको माइनस कर लिया, नहीं तो अगले साल माइनस नहीं हो सकेंगे, इसी साल डेड हो जाएंगे। तो 13 का लॉस 14, 15, 16, 17, 18, 19, कब तक माइनस हो सकता है, 19 में हम माइनस करेंगे, हमें कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता माइनस करने। अच्छा, द पुराना लॉस ऑफ 13, पुराना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा 19 है। द पुराना लॉस ऑफ 13 इज 830। उसे ये क्लास लिखा था, टैक्स रेट आर गिवन एट द एंड, तो उस टाइम में पेपर में दिए होंगे, उसने ऐसे याद करा दिया। वापस आ जाए। दीज इंक्लूड ऐसी डेप्रिसिएशन जो कि माइनस नहीं हो सकी, और वो है 705। अब आप बुलबुल से ये सवाल है कि ये जो 830 है, कितने लोग हैं ऐसे वाले, कितने लोग हैं ऐसे वाले, ये लॉस हाइब्रिड वालों से भी पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं ऐसे वाले, कितने लोग हैं ऐसे वाले, ऐसे वाले खड़े हो जाएं, ऐसे वाले, ये लॉस ऐसे वाला है, ये लॉस सॉफ्टवेयर ऑप्शन है, इसे हमें बिफोर बनाना पड़ेगा। चलिए टाइम ज़ाया करते हैं, मैंने कहा था टाइम तो वेले हम करना क्या है, टाइम ज़ाया करते हैं, देखते हैं। ये एक सवाल हमने किया था पेज नंबर 312 पे, ये वो जिंदगी का पहला सवाल था जिसे हमने टच किया था, जिसमें डेफिनेशन का मसला पढ़ाया था। डेफिनेशन कितनी थी, तो टाइमिंग मैच कर गई, तो हलवा पूड़ी पकाना यार। डेप्रिसिएशन कितनी थी, 30, और लॉस कितना था, मैंने आपको दो तरीके बताए थे, मैंने कहा था 70 माइनस 90 भी -20 आ सकते हैं, और -50 प्लस 30 भी आ सकते हैं। इस लॉस का नाम बताएं, आफ्टर, आज एक नया नाम बता रहा हूं आपको इस लॉस का, दिस लॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। कुछ को समझने देना जिन्होंने गलती की है। इस लॉस का पुराना नाम क्या पड़ा था, आफ्टर डेप्रिसिएशन।
लेकिन इसका एक सिनोनिम बताने लगा, इससे मिलता जुलता लफ्ज। क्या मैं कह सकता हूं दिस लॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन? तो इसका मतलब है इंक्लूड का मतलब भी हुआ करेगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इस लॉस का नाम बोलें आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये मैंने पहले नाम यूज किया था आफ्टर, या दिस लॉस इंक्लूड, क्योंकि डेप्रिसिएशन डालने से ना लॉस बढ़ जाते हैं, तो दिस लॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं फिर भी आपको ये जरा फिक्रा यहां लिख के दिखाता हूं। लॉस कितना है मेरा? 8 इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ क्या मैं ये कह सकता हूं दिस लॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, या दिस लॉस इज, इसके दो नाम होते हैं, लॉस या लॉस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। चलें नोट करें, ये लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन भी इसे कह सकते हैं और इस लॉस को कह सकते हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। द लॉस इज 830, दिस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, यानी ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। आप मुझे बताएं मुझे कौन सा लॉस चाहिए? तो नेगेटिव 830 लिख के प्लस 70 माइनस 125। अब आप ये लिख लें यहीं पे एग्जैक्ट लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब का मतलब है उस साल माइनस नहीं हो सकी थी, एब्जॉर्ब नहीं हो सकी थी। अच्छा, ये मैं काम करने लगा हूं, मुझे बताइएगा आपको समझ आया? अब ये प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले -125 माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे पुरानी डेप्रिसिएशन, और फिर माइनस करेंगे हमारी डेप्रिसिएशन। तो ये प्रायोरिटी लिख लें, तो शुरू करते हैं। पहले 125 माइनस कर दें, फिर 705 माइनस कर दें, और एंड पे वो डेप्रिसिएशन जिसे हम माइनस किया करते थे आज एंड पे माइनस करेंगे, क्योंकि हमने लॉसी के चैप्टर में पढ़ा था द डेप्रिसिएशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट, आखिर में माइनस करेंगे। यहां तक बता दें टोटल। क्या 5305, इसका नाम प्रॉफिट। इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन। क्यों? अगर मैं एक्सेप्शन माइनस कर देता तो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन हो जाता। दोबारा सुने क्या होता तो क्या होता, जल्दी सुने क्या होता तो क्या होता। अगर मैं एक्सेप्शन माइनस कर देता तो ये प्रॉफिट हो जाता आफ्टर डेप्रिसिएशन, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? ये बिफोर है, प्रॉफिट बिफोर ऑफ करंट ईयर 2019। इसमें से क्या माइनस करूं? ब्रॉट फॉरवर्ड कौन सा वाला? बिफोर डेप्रिसिएशन। किस साल का? ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन 13 का। आ जाओ भाई आ जाओ, लोर लोर लोर, कसूर कसूर कसूर। छोटी थोड़ी सी सवारियां आ गई। ये मूंछों को सेट रखने में भी आजकल मुझे टाइम लग रहा होगा, तो इन दिनों में तो बाल कटवाने का टाइम नहीं होता। वो देख, अच्छा 5305 माइनस, तू खुरा कर ले, तू मौका पा के ना टाइम जाया करेगा। 5305 माइनस 125, 51
80। 3 को 8 बनाना तो हमें यहाँ पे 51। आ जाओ भी आ जाओ, लोर सीटा बढ़िया, बड़ा ला त्यारा आया है। पुरानी डेप्रिसिएशन 70 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन जी 70। वो देखिए ना, असल में लॉस था 830 का, इसको हमने तोड़ के माइनस कर दिया अलग अलग। ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स अब क्या माइनस करनी है? कोई बात बताएं, हाइब्रिड में बता दें, ये लोग नहीं बता रहे। कौन बोला है? पहले इन्होंने बोल दिया था, वेल डन, उधर भी सही बोला है। इनाम अब पता नहीं था, नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इसलिए हाथ नहीं डाला सबके सामने जेब में। ओके अच्छा नहीं है क्या? अब मुझे ये बता दें आप कि ये जो 5 मिलियन है, क्या ये 10 मिलियन से ज्यादा है? एक बात याद की ना, अमीरों का न्यूमेरिकल, गरीबों का न्यूमेरिकल। तो अगर ये फिगर मैंने आपको बताया था 10 मिलियन से ज्यादा हो, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने 705 ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्शन को अंदर बुलाने और एक्चुअल और 50% ऑफ दिस अमाउंट, इन दोनों में से लोअर करके बाकी फिगर माइनस करनी है। ये दोनों को याद कराने से याद आ गया, कितने लोगों को याद कराने से भी याद नहीं आया। चलो, तो इट इज लेस देन 10 मिलियन, सो रिलैक्स, कोई मसला नहीं, बस इस पर नॉर्मल तरीके से सवाल चलाएं, चलने दें, छिके रखो साजी, कोई मसला नहीं है। नहीं यार, क्यों बता आ रही है प्लग पेज पानी, नहीं साजी कोई मसला नहीं, छिके रखो गड्डी, चलो ठीक है, बताएं। 44 मुझे तुम लोगों ने बिठाया हुआ सुबह का, और ठहर आ रहे हैं, नहीं मुझे बिठाया हुआ सुबह का, आए आप। करंट ईयर की डिडक्शन लेस करंट ईयर की जरा बस की इसमें मारो, साजी बस चलाएं। नहीं आज मूड में नहीं लग रहे आप, जरा तो कहो मेहरबानी, उस्ताद जी से मार। अच्छा उस्ताद जी डर के बाहर निकल आए। ओके फोर 175। चलें जी आगे बढ़े, कैमरा उधर ही रखें अभी। ओ तेहरान और दुबई भी था ना, शुक्र है, भूल गए थे आप लोग, तेहरान और दुबई। फॉरेन इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। ओ ये स्पेशल टैक्स ईयर 19 है, 31 दिसंबर। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। दुबई कहते हैं क्या? दुबई कहते हैं ना हम तो, दुबई ब्रांच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख एंड तेहरान मेड अ, दीज फिगर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव P&L। शुक्र है, पढ़ी होती तो पहले निकालनी पड़ती, फिर ये चीजें ऊपर वाले P&L में नहीं पड़ी हुई। इसका मतलब है फिर ऊपर वाला डेटा किसका था? दुबई और तेहरान का तो ये डेटा हो गया, तो ऊपर वाला डेटा किसका था? पाकिस्तान का था। अच्छा दुबई और तेहरान में कर क्या रहे हैं चीचू की मलियां, क्या कर रहे हैं इधर? दुबई और तेहरान में इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स यानी बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो हेडिंग देते हैं अगली, वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन फॉरेन सोर्सिंग। ओके अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि हमारे 2 बिजनेसेस हैं, एक दुबई में है एक तेहरान में है, तो हम इन 12 में से कौन से हेड की इनकम कमा रहे हैं? सिर्फ एक, इनकम फ्रॉम बिजनेस सिर्फ एक,
ये इसलिए रंग चुने कि मिट्टी में ही जाना है एक दिन, थोड़ा सा रिफ्रेश होता रहे। अच्छा, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन। तो ऑब्वियसली अगर तेहरान में या दुबई में आप बिजनेस करें, इट डजंट मीन कि आप कोई और इनकम कमा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से डेटे को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर चीजों को फेस पे लेके जाना पड़ेगा, जैसे हमने पेरिस और बर्लिन को जमा किया था, याद है? तो लिखें आप फॉरेन इनकम के साथ। ओह, ये तो एक ही हेड है दोनों, वाओ 3-4 दफा डाल लें। ओह, ये तो दोनों एक ही हेड है। मैं बताता हूँ, क्लास के बाद आई सड़क पे देखिए, ओह ये दोनों तो एक ही हेड है। अब इन दोनों को क्या कर लें? सिंप्लीफाई कर लें। फाई नहीं, सिंप्लीफाई। इनकम दुबई 1500, तेहरान 1800, 1800 या आई नो 1800, मैंने भी बताया था पिछली क्लास में, कहा है ये सवाल 1800 जी। डैश नहीं लिखना, डैश लिखना हो तो न्यूमेरिकल के फेस पे लिखेंगे। अभी तो लॉस बताएं कितना है। हाँ हाँ, मिस्टर ए की ठहर जा मिस्टर ए, पहले एओपी तक स्यापा तैयार कर लिए। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये 3 इनकम्स हैं आपके सामने और न्यूमेरिकल का फेस अब हमने बनाना है। तो हाउ वी विल प्रोसीड? व्हाट इज दिस? ना, मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूं। डिविजिबल कहां से आ गई इतनी जल्दी? अलिफ, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है, अलिफ, और ये बा। अलिफ बा को कभी नेट नहीं करना, पाकिस्तान और फॉरेन को, और फॉरेन और पाकिस्तान को कभी नेट नहीं करना, ऐसा कोई तस्वर नहीं है। तो अलिफ को अलग रखें, बा को, इनको नेट करने की इजाजत नहीं है। ये लॉसेस का क्वेश्चन 9 किया था एक दिन जब बताया था कि पाकिस्तान इनकम को अलग रखें जी। इनकम क्यों लिखा है? ये तो लॉस है। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। छह जा पुत्र, अब जादू वो जो सर चढ़ के बोले। पेज 58, पेज 58 पे हमने पढ़ा था जी, इनकम इंक्लूड्स द लॉस ऑफ इनकम, यानी हम इनकम का लॉस के लिए यूज कर सकते हैं इस लॉ को, इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। यार क्यों तंग करते हैं यार, ना तंग क्या करना। ओके, तो हम अकाउंटेंट्स की तरह प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ रहे थे, इनकम भी लिखते तो चलेगा काम। अब मोहतरम मुझे, लेकिन ये ना हो कि कैरी फॉरवर्ड इनकम ही लिख रहे हो आप, इतने भी एफिशिएंट हो नहीं, कैरी फॉरवर्ड लॉस ही करना है। वो तो मैंने इसमें ऐसे सवाल किया था, तो मैंने भी अपनी तरफ से जवाब निकाल लिया। आपको पता है जवाब तो निकाल ही लेते हैं लोग, तो मैंने फिर इसके सवाल का जवाब, कोई मसला नहीं, इनकम लिखा, इनकम इंक्लूड्स द लॉस ऑफ इनकम एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम। ओके, अब मेरा सवाल है फेस के ऊपर, एक जानी है पाकिस्तान सोर्स इनकम 4175, वो तो छोड़ देना, वो तो अनसिविलाइज्ड आबादी है, किसी इलाके से आई हुई है, थोपिया से 450, वो तो फाइनल टैक्स रिजीम है ना, उसकी तो टेंशन ही ना लें, वो उसको छोड़ें, वो तो पता नहीं कौन सी बरादरी है, उनके तो दादा भी अब नहीं रहे। तो बात है 4175 की और 300 की, इनको आप नेट करना है नहीं करना? नहीं करना। चलें शुरू करें। एओपी टैक्स ईयर 2019, बोलें जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अलिफ, अलिफ, बा, नहीं चा नहीं, बा, अलिफ बा को नेट कर दें, नो, इधर डाल दें डैश। इनकम थोड़ा सा नीचे करके, फेस पे और भी चीजें आनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी कितनी? इसको न्यूमेरिकल की चिन्ह पे माइनस कर दें, इसको न्यूमेरिकल की चिन्ह पे क्या कर दें, माइनस नहीं सॉरी कैरी फॉरवर्ड। ओके नेक्स्ट, आप बताइए जी, इनकम फ्रॉम कौन सी, बोलें। फोर 625। अब न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जरा देख लेते हैं, बहुत ही अरसा हो गया हमें गए हुए। चैप्टर 18 पे, चैप्टर 18 पे गए ना, तो 19 पे वो सफ़र रो रहा था। मैंने कहा क्या वो यार, कहता यार इतनी भी हद होगी, तुम तो सेल्स के पीछे ऐसे दीवाने हो गए थे कि मुझे भी भूल गए थे। सॉरी यार, सॉरी, आज आ गए हैं।
आइंदा ना ऐसा करना, ठीक है? इंशाल्लाह दूसरी क्लास में भी आएंगे तुम्हारे पे, 2 दफा आएंगे तुम्हारे पे। इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रेजिम। टोटल इनकम मैंने निकाल ली है, माइनस करूंगा एफटीआर की प्रॉफिट ऑन डेट इनकम, क्योंकि इस पे 15% रेट है डिविडेंड के, वो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर। फिर मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, कोई फॉरेन टैक्स रेट नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटीज नहीं है, टैक्स आएगा 15% इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, और इन द एंड टैक्स माइनस भी होगा ऑन इंटरेस्ट इनकम, फिर निकल आएगा पेएबल टू गवर्नमेंट। जी बोलें। टोटल इनकम लेस कितना? 4175। ये मेरी टोटल भी है और टैक्सेबल भी है, नॉर्मल टैक्स रेजिम। टेबल 1 लगा के ना कोई रेट लगा ही दे आज। टेबल 1 लगा के कोई रेट लगा ही दे आज। पता नहीं 700 कुछ बताया था उस क्लास वालों ने, फिर 600 क्या पता नहीं। अच्छा अगे सवाल में जवाब पूछ रहे हैं। Some people are waiting for others and some people are doing for themselves. 737। ये टैक्स आ गया किसके ऊपर? नॉर्मल टैक्स रेजिम। आप बता दें जी, हमने 7450 को बाहर निकाला हुआ है, इस पे टैक्स निकालते हैं। डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम दोनों पे टैक्स रेट कितने परसेंट है? 15%। 450 इंटू 15%, 60 805 माइनस कर दें टैक्स डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट। यार ये क्या चक्कर है, टैक्स बनता है इंटरेस्ट पे 68 है, और देखें जरा इधर, टैक्स बनता 68 है और बैंक ने काटा हुआ है टैक्स 45। इसका मतलब है बैंक को काटना नहीं आता था, बस इसलिए उसने सही नहीं काटा। कोई मसला नहीं, खैर है, आप बस 45 माइनस कर दें। आपको याद है वैसे सेम अमाउंट ऐड और लेस किया करते थे, लेकिन आप क्या करें, कोई मसला नहीं, बैंक को काटना नहीं आता था, बैंक ने 45 काटा। वैसे काटना कितना चाहिए था? 15%। 68 760 डन। यहां जी एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब अगर ना रजिस्टर बंद नहीं करना, अब अगर पेपर में ये पेएबल टू गवर्नमेंट है 760, अब अगर पेपर में आपसे न्यूमेरिकल मांग ले पार्टनर का भी, तो पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बाकी रस्ते टोटल वाली वर्किंग करनी है। वो वर्किंग किए हुए हमें अरसा हो गया, तो उस वर्किंग को रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन मैं मिस्टर ए का सवाल सॉल्व नहीं करूंगा। मिस्टर ए की बिजनेस इनकम 6 लाख है, कहीं और जाके कोई और सवाल नजर मार लीजिएगा, मिस्टर ए का सवाल सॉल्व नहीं करूंगा। एओपी का न्यूमेरिकल यहां खत्म हो गया, मैं आप किसका न्यूमेरिकल करने लगा हूं? पार्टनर का नहीं करने लगा। पार्टनर के न्यूमेरिकल के लिए एक वर्किंग होती है, वो करने लगा। उसमें जो इनकम आपने पार्टनर्स में बांटनी है, वो मैंने कहा था वो होगी जिसपे चैप्टर 4 वाला रेट लगा है। देखने में आपको ये तंग करेगा, लगेगा ये भी ना बस सादा बाजार में। चैप्टर 4 वाला रेट किस पे लगा है? आप 4175 बांटे हैं किस किस में? ए बी सी। अच्छा, सैलरी, परफॉर्मेंस बोनस नहीं, सैलरी कमीशन कहां से आ गया? कमीशन, परफॉर्मेंस बोनस और पर्सनल लोन की। पहले आपने इसमें ना टोटल लिखा करना है। बांटना क्या है? 4175। कमीशन देखते रहे एक मिनट। परफॉर्मेंस बोनस, पर्सनल लोन की पेमेंट मत नोट करें, कैलकुलेटर पकड़ें।
4175 माइनस 290 माइनस 310 माइनस 455, ये वाला 31। अब इसको पोर्शन कर दें तीनों में, 3120 को तीनों में बांट दें। अब सवाल में जाना पड़ेगा। ये 5:3:2 नहीं होता, 5 जमा 3 जमा 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। सिर्फ ए का चाहिए, 1560 कैसे निकला? 3120 इंटू 5/10, 1850। बस बी और सी का चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि बी और सी का सवाल ही सॉल्व नहीं करना। ये 1560 कैसे निकला है? 5/10। बच रहे सैलरीज वगैरह देखें। तीन बज के 15 मिनट पे यहीं तशरीफ ले आए। जिसका कोई क्लैश है कहीं तो वो 1:45 पर इधर ही तशरीफ ले आए। लेकिन फिजिकल वाले अगर आने की कोशिश करें तो वो हाइब्रिड में जाके बैठें। लेकिन अगर आप लोगों ने फिजिकल में बैठना है, फिजिकल वालों ने, तो 3:15 पर तशरीफ ले आए। अब आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन आज छुट्टी की इजाज़त नहीं है। एक आखिरी सवाल मैंने पूछना है, फिर मैं छुट्टी दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल खुला हुआ है। इधर देख लें एक मिनट। क्या पेपर में ये लिखा हो सकता था कि दुबई और तेहरान, these figures are included in above P&L? और बोले ना, क्या लिखा हो सकता था? These figures are included in above P&L। अभी क्या लिखा हुआ है? नॉट इंक्लूडेड। तो बड़ी आसान सी चीज होती है, फिर जो करना है बस आप कर दें। अगर लिखा होता दीज तेहरान एंड दुबई इनकम्स आर इंक्लूडेड इन माय प्रॉफिट, मेरे ख्याल से ना फिर ये नेगेटिव टाइप चीज है, तो ये ना लॉस की वजह से माइनस हुई होती प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। फील करें दोबारा, जैसे डेप्रिसिएशन माइनस टाइप चीज होती है, तो ये नेगेटिव टाइप चीज है। ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हुई होती? आप इस 300 को ऐड करते और रेलेवेंट जगह पे आके लेस लिख देते। ये और बातें से कैरी फॉरवर्ड करना होता है। आपको कहते हैं फॉरेन लॉसेस को पकड़ के सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर देना होता है, डन। लेकिन हमने आसान काम क्यों किया है? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था दीज फिगर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन P&L। ठीक है जी, जाएं।